हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के भौतिक विज्ञान के मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। मॉडल एक्टिविटी टास्क में जो प्रश्न हैं वो तुम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों का हल आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। साथ ही साथ जो उत्तर बताया गया है उस उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और अपने कॉपी में लिखना। इससे क्या होगा कि जब स्कूल में तुम्हें मॉडल एक्टिविटी टास्क सबमिट करनी होगी तो तुम्हारा उत्तर औरों से हमेशा ही बेहतर उत्तर रहेगा। तो निश्चिंत होकर के वीडियो को देखो। आशा है तुम लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर पाएँ। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। पहला प्रश्न है सत्य या असत्य। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका ये होगा का विचार करें। समभारिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होने पर भी परमाणु संख्या समान नहीं होता है। समभारिक तत्व का मतलब होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स का द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर समान नहीं होता है। चलो इसका आंसर देख लें हम लोग। आंसर है कि समभारिक परमाणु कहते किसे हैं, पहले वो समझ लें। तो कहता है दो तत्वों के वह परमाणु जिनकी मात्रा संख्या या द्रव्यमान संख्या, अंग्रेजी में मास नंबर, समान हो, लेकिन परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर अर्थात प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। उन्हें हम लोग समभारिक परमाणु या आइसोबार्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने टीन और इंडियम, इन दो तत्वों के बारे में देखा। तो इन दोनों ही तत्वों का देखो मास नंबर दोनों में ही 115 है, यानी मास नंबर क्या है, समान है। लेकिन इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 50 और 49, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अर्थात परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल अर्थात मात्रा संख्या या द्रव्यमान संख्या बराबर है, लेकिन इनका परमाणु संख्या अलग अलग है। ये हम देख ही पा रहे हैं। अतः यहाँ जो कथन दिया गया है कि समभारिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होता है पर परमाणु संख्या अलग अलग होता है, यह कथन एकदम ही सही कथन है। प्रश्न संख्या 2 हमें दिया गया है वेट बॉक्स में बाटों का अनुपात 5:2:2:1 में होता है। तो आंसर देख लें हम लोग। आंसर है कि वेट बॉक्स में बाटों का 5:2:2:1 के अनुपात में ही रखा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इससे किसी भी वस्तु की मात्रा को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। बाटों को इस अनुपात में रखने से हम इनमें से किसी भी 1, 2, 3 या फिर चारों बाटों की मदद से 1 इकाई से 10 इकाई तक की मात्राओं को आसानी से माप सकते हैं। देखो 1 इकाई का मतलब हुआ 1 मिलीग्राम से लेकर के 10 मिलीग्राम, या 1 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक की जो मात्राएं हैं उन्हें हम लोग आसानी से माप सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने 500 मिलीग्राम का 1, 200 मिलीग्राम का 1 और 100 मिलीग्राम का 1 बाट लेकर, यानी ये 3 कॉम्बिनेशन को लेकर के हम 800 मिलीग्राम की मात्रा को आसानी से माप सकते हैं। इस कारण से बाटों को हम लोग हमेशा 5:2:1 के अनुपात में रखते हैं। अगला प्रश्न है वायुयान शून्य स्थानों पर क्यों नहीं उड़ता है। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यों नहीं उड़ता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वायु शून्य स्थान में वायुयान या हवाई जहाज नहीं उड़ सकती है। इसके कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण है कि वायुयान न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार उड़ती है। यानी जो वायुयान है वह क्या करती है, पहला हवा को काटती है प्रोपेलर के द्वारा पीछे की ओर, जिसके कारण वायुयान आगे की ओर धक्का खाती है।
और साथ ही साथ उसमें एक प्रोपेलर होता है जो हवा को नीचे की ओर ठेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार वायुयान ऊपर की ओर बढ़ती है। शून्य स्थान में यानी वायु शून्य स्थान में कोई वायु नहीं होती है, यानी हवा तो होती नहीं है। अगर हवा नहीं है तो विमान के जो पंख हैं वो लिफ्ट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, न ही उत्तोलन यानी आगे बढ़ पाएंगे, अर्थात थ्रस्ट और फॉरवर्ड मूवमेंट उत्पन्न नहीं होता है, जिसके लिए हवा की आवश्यकता होती है, और निर्वात में तो हवा होता नहीं है। दूसरा कारण है कि विमान में जो ईंधन होता है उस ईंधन को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब वायु शून्य स्थान में चूंकि ऑक्सीजन होगा नहीं, तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ईंधन जलेगी नहीं, और अगर ईंधन नहीं जलेगी तो वायुयान आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण वायुयान शून्य स्थान में नहीं उड़ता है। प्रश्न संख्या 4, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा किस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त यानी खाली होता है। चलो इसका आंसर देख लें। कहता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है, यह जानने के लिए 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने रेडियम के द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों को सोने के पत्थर पर प्रहार कराया। यद्यपि अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वह 4 mu काफ़ी कम होता है, तो द्रव्यमान कम होने के कारण इसकी जो गति होती है वह काफ़ी तीव्र होती है। तो अतः तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। इस प्रकार से रदरफोर्ड को निम्नलिखित सूचनाएं मिली, यानी इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को जो सूचनाएं मिली उसमें पहला था कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सोने के पत्थर को पार करके सीधे निकल गए, और दूसरा है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुए, और तीसरा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो है कि कुछ बहुत ही सामान्य अल्फा कण थे जो कहीं से टकराकर फिर वापस आ जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकतर स्थान जो है वह रिक्त है, क्योंकि अधिकांश यानी अधिकतर अल्फा कणें क्या हुई, वह बिना विचलित हुए सीधे सोने के पत्थर को पार कर दी। तो यह है एक्सपेरिमेंट जिसने रदरफोर्ड को यह निष्कर्ष निकालने के लिए कहा कि अल्फा कणें चूँकि सीधे पत्थर को पार कर जा रही हैं, यानी परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह खाली है, रिक्त है। इस प्रकार इस प्रश्न के साथ ही हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क सेकेंड जो था फिजिकल साइंस का क्लास 9 के लिए, उसके अंतिम प्रश्न पर आ चुके थे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।